हेलो स्टूडेंट्स, हम कैपिटल गेन को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर मैंने कहा था वैसे भी कि बहुत बड़ा चैप्टर है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते जाएं और कोई भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। 100 पैराग्राफ, सिंघानिया बुक के 100 पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन दिए थे। मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट आया होगा, अगर आया भी होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक क्वेश्चन में करवाता हूं प्रैक्टिकल, तो उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आइए आप पेज नंबर 309 पेज नंबर पर पैराग्राफ नंबर 101.4 P1 सेक्शन 51 पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन 51 मैंने आपको समझाया अपने नोट्स में। एडवांस मनी फॉरफिटेड, जब कोई व्यक्ति एडवांस मनी को फॉरफिट कर लेता तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो रूल आप रिवाइज करके रखें। मैंने उस रूल में ये बताया था कि अगर 2014 से पहले की एडवांस मनी फॉरफिटेड है तो वो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड आफ्टर फर्स्ट ऑन और आफ्टर 1 April 14 इट इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये दो रूल बताए, बिल्कुल डिफरेंट है। तो और अमाउंट फॉरफिटेड बाय असेसी नॉट बाय प्रीवियस ऑनर, लेना कौन सा है, सिर्फ असेसी का लेना है जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ऑनर का नहीं लेना। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हो सकता है इसी के जैसा एक और 100 पैराग्राफ में क्वेश्चन आपने किया, उसमें डाउट आया होगा आपको, तो वो डाउट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। पढ़े जरा क्वेश्चन को। एक्स परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन September 18, 2002 फॉर 1 लाख। जिन लोग के पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चन को लिख ले, मैंने स्क्रीन पर दिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको पढ़ते जाए वैसे वैसे मैंने कहा था वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट ऐसे बनाना चाहिए कि आपको हमेशा डेट अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। बड़े क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे कि सबसे अच्छा तरीका करने का ये, अगर आप बिना वर्किंग के डायरेक्ट करोगे तो 100% मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और बार बार क्वेश्चन पढ़ने में आपका टाइम भी ज्यादा खर्च होगा और मिस्टेक भी होगी। इसलिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। मिस्टर एक्स परचेज ऑन 18 September 1 लाख, कॉस्ट कितनी, 1 लाख। ऑन 4 April ही इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी, उसने हाउस प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया मिस्टर ए को 6.5 लाख रुपए। तो हमें 6.5 लाख नहीं लिखना है, पहले पूरी बात पढ़ो। एग्रीमेंट 650 का हुआ। आफ्टर रिसीविंग एडवांस मनी 10,000 एंड एज फेलियर, बायर फेल हो गया पैसा देने में। 6.5 लाख का सौदा था, 10,000 दिया उसने एडवांस, बाकी के पैसे नहीं दिए उसने, तो हम क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। वैसे ही हुआ। ऑन फेलियर टू पे बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 45 days, एक्स फॉरफिट द एडवांस मनी, एक्स फॉरफिट द एडवांस मनी। ठीक, तो ये फॉरफिटेड बाय मिस्टर एक्स हुआ। क्लियर। तो 6.5 लाख से कोई मतलब नहीं, 6.5 लाख का सौदा हुआ ही नहीं। अब एक्स की डेथ होगी और एक्स की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसको चले गई, ऑन डाइड ऑफ एक्स डाइड ऑन 12 October 2003 एंड मिसेस एक्स एज पर हिज विल गॉट द प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी बाय विल 12 अक्टूबर 2003 को मिसेस एक्स के पास आ गई। जब भी कोई प्रॉपर्टी विल में, इनहेरिटेंस में, गिफ्ट में, पार्टीशन ऑफ एचएफ में आती है तो रिसीवर के लिए वो 0 वैल्यू पर होती है। कितने होती है, 0 कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होता। बट अपना एक रूल है, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। तो ये रूल सब जगह लगता है, उन सारी जगह पे लगता है जहां जहां पर भी हमें प्रॉपर्टी फ्री में मिली। ठीक है, आपको एक डाउट आया होगा पैराग्राफ 100 P5 में, वहां एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही था। उसमें भी यही किया था कि एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी दी थी। क्या लिखा था, दीज असेट्स डेप्रिसिएशन नॉट क्लेम आर ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू इट्स होली ऑन सब्सिडरी कंपनी। तो एक्स ने अपनी असेट्स सब्सिडरी को दे दी। अब सब्सिडरी ने उसको बेचा, तो जब होली ऑन कंपनी सब्सिडरी को देगी तो वो नॉट ट्रांसफर, इसलिए होल्डिंग के हैंड्स में कोई ट्रांसफर नहीं था। अब सब्सिडरी के पास आ गई,
सब्सिडरी के पास जीरो वैल्यू पे आई, तो कॉस्ट किसकी मानेंगे, प्रीवियस ऑनर की, वहां पे बेस ही, तो उसका डाउट क्लियर कर लेना। और टैक्स किसके हैंड्स में लगेगा, एस लिमिटेड सब्सिडरी के हैंड्स में। ऐसे यहां पर भी है, एक्स ने इसको दी बाय विल, तो एक्स के हैंड्स में ट्रांसफर बाय वे ऑफ विल इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, सो नो टैक्स लायबिलिटी। तो एक्स के लिए हमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, नो टैक्स लायबिलिटी। इसका तो एक नोट लिख दोगे, मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, सो एक्स इज नॉट लायबल। क्लियर। अब भाई की बात, मिसेस एक्स की बात करते हैं। मिसेस एक्स को विल में मिली नील वैल्यू जीरो पे, तो क्या कॉस्ट लेंगे, प्रीवियस ऑनर कॉस्ट। डेट भी वही, कॉस्ट भी वही। और अगर ये डेट, मैं फिर समझा दूं, अगर ये डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की होती तो एक और रूल लगता, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखना है। तो एक रूल हो गया प्रीवियस ऑनर का, एक रूल वो वाला हो जाता। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, वापस वहीं पर आते हैं। फिर लिखा है मिसेस एक्स इंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन 13 जनवरी, 13 जनवरी को इन्होंने फिर एक एग्रीमेंट किया। आफ्टर रिसीविंग एडवांस 80,000 एंड बीस फेलियर टू पे एडवांस बैलेंस मनी विद इन 2 मंथ, एज पर द एग्रीमेंट द एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय मिसेस एक्स। अब ये पैसा किसने फॉरफिट किया, मिसेस एक्स ने। फिर इन्होंने क्या किया, अगेन इंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन 6 अप्रैल 19 एंड रिसीव एडवांस ₹1 लाख। बढ़िया काम है इनका, एग्रीमेंट करते हैं, सामने वाला फेल हो जाता है, पैसा रख लेते हैं ये, तो मकान भी इनके पास, पैसा भी आ जाता है। कितना अच्छी इनकम इनकी। फिर ठीक है, यहां तक हो गया। फिर थर्ड पैराग्राफ में लिखा मिसेस एक्स अल्टीमेटली सेल द प्रॉपर्टी। अब जाके प्रॉपर्टी बिकी है, और मान लो ये पैराग्राफ नहीं होता इस क्वेश्चन, बस क्वेश्चन यहीं तक का होता, तो हम कैपिटल गेन लगाते क्या, लगाते ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमारी है, मकान, वो बिका ही नहीं। जो बिक रहा था वो तो सौदा कैंसिल होगा, एक्चुअली सेल ही कहां हुआ। तो जब तक एक्चुअल ट्रांसफर ही नहीं होगा, ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा, तो कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा। हम कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करते। ठीक है, बस एडवांस मनी फॉरफिटेड जो 1 अप्रैल 14 के बाद होती है, ये चले जाती इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन में कुछ नहीं होता। तो कैपिटल गेन में क्यों हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉपर्टी सोल्ड आउट ऑन 26 जून 2019 फॉर 42,90,000। अब जाके इन्होंने फाइनली बेची। अब किस ईयर में बेची, इसलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस ईयर का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्किंग नोट लिख देना है। अब आप बुक बंद भी कर देंगे तो भी क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा आपका, डबल पढ़ना ही नहीं है आपको क्वेश्चन। क्या करेंगे, असेसी कौन है, असेसी मिसेस एक्स। अब लास्ट लाइन में रिक्वायरमेंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फाइंड आउट द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड मिसेस एक्स। एक्स के हैंड से बताना और मिसेस, तो एक्स का तो मैंने बताया आपको, नोट लिख के खत्म हो जाएगा। ठीक, और मेन सॉल्यूशन किसका करना है आपको, मिसेस एक्स का। मिसेस एक्स का कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो जिस ईयर में असेट ट्रांसफर हुए, जून 2019 मींस प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। ईयर बदल भी जाए तो आप तो कंसेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, तो जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होती उस ईयर में मेन गेन अराइज होता है। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तो ये सब कोई काम के नहीं थे। तो जब तक असेट ट्रांसफर नहीं होगी तब तक टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। अब नंबर 1 मैंने कहा, आप ढूंढो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन। क्या ढूंढोगे, सेल्स कंसिडरेशन। ये कंप्लीट एग्जाम में करने वाले स्टाइल बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे करना है आपको, पहले वर्किंग नोट लिख लेना है, फिर आपको एक नोट लिख देना है एक्स के लिए, फिर मिसेस एक्स के बारे में आपको बताना है। तो नंबर 1 ढूंढो आप सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन कितना, अल्टीमेटली 42,90,000। लेस क्या करेंगे, 3 आइटम लेस करना बताया मैंने आपको।
एक तो नंबर एक सेलिंग एक्सपेंसेस मीन्स ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, ठीक, होते तो वो लिख देता मैं। नंबर 2 क्या लिखना है? नंबर 2 लिखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडेक्शन करना है या नहीं करना है। तो आप देख लो जरा ध्यान से, वैसे दिख जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कैसे देखते हैं, 24 महीने देखते हैं, 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो खरीदने से लेके बेचने तक, तो बेचा यहां और खरीदा कब? खरीदने की डेट कौन सी लेंगे? प्रीवियस ऑनर की डेट लेंगे। मैंने कहा था कॉस्ट भी वही लेना है, डेट भी वही। तो सितंबर 2 से लेके जून 19, 24 महीने से ज्यादा हो रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म है, वरना शॉर्ट टर्म होता। शॉर्ट टर्म होता तो फिर मैं डायरेक्ट कॉस्ट लिख देता, इंडेक्सेशन नहीं करता। तो फिलहाल क्या लेना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने चलते हैं, चलिए। इंडेक्स कॉस्ट, तो कॉस्ट कौन सी लेना है? प्रीवियस ऑनर की। प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपए। प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट 1 लाख, ठीक है। और यहां पर अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का होता तो मैं कंपेयर कर लेता विच इज हायर। वैसे तो हायर का रूल नहीं है, ऑप्शन है, बट जनरली कौन सा लेते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, वो ले लेता मैं। तो कॉस्ट उठा दी, ठीक। इंडेक्सेशन कितने से करना है? तो 289, करंट ईयर का इंडेक्स क्या है? 289, 1920 का। डिवाइड किस इंडेक्स से करना है? डिवाइड आपको करना है इंडेक्स ऑफ असेट व्हेन एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ऑनर। तो सितंबर 2002, इसका मतलब ये हुआ 23 का इंडेक्स होगा आपका 105, ठीक। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीसरी चीज क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, होती तो लेते हैं। वो रूल भी रिवाइज करना, बार बार रूल रिवाइज करना, यही 4-5 आइटम आएंगे बस, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब मेन पॉइंट सुनो, ये क्वेश्चन एडवांस से रिलेटेड था, तो मैं उस रूल पे आपको फिर से लाता हूं। आप उस रूल पर जाएं अपने नोट्स में मैंने आपको पेज नंबर 4 पर 6th नंबर रूल बताया था। क्या लिखा था? इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय असेसी नॉट बाय प्रीवियस ऑनर। तो इसके एडवांस मनी तो हम छोड़ देते हैं, पूरी इग्नोर, और ये बात हम उस नोट में लिख देंगे कॉमन। यही वाला पूरा नोट एज इट इज ये नोट हो जाएगा कि एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ऑनर इज नॉट कंसिडर्ड एंड एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय असेसी अप टू 31 मार्च 14, एक डेट बताई थी मैंने, 31 मार्च 14 तक अगर लेते हो आप, और 1 अप्रैल 14 या उसके बाद लेते हो, तो ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और इससे पहले की जो होगी वो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताया था रूल, रिवाइज कर लेना। तो ये इग्नोर कर दिया मैंने। अब बाय असेसी, फॉरफिटेड बाय असेसी, दो चीजें, इसमें से ये जो है वो 2014 से पहले की है ना, और ये वाली जो है 2014 के बाद की। तो ये 80,000 जो है डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कहां से माइनस होगी? कॉस्ट। किस ईयर में माइनस होगी? जिस ईयर में असेट बेचोगे। तो 2005 में कुछ भी नहीं हुआ इसका। आप सोचो 2004-5 इस ईयर में कुछ भी नहीं करना था, कैपिटल रिसिप्ट थी, कुछ भी नहीं हुआ, नॉट टैक्सेबल किसी भी हेड में। जिस ईयर में एक्चुअली एसेट सेल होगी तब जाके कॉस्ट में से माइनस करना है। और मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी होगा कि नेगेटिव आएगा फिगर, ये ना आपने ये 1,80,000 होते मान लो, तो ये नेगेटिव आता 0, तो 0 का इंडेक्शन भी 0 हो जाता है, ये कंसेप्ट। तो फिलहाल क्या हुआ? 20,000 बचे। अब 20,000 का इंडेक्शन करेंगे 289 डिवाइड बाय 105 ऐसे। और ये कहां जाएगा? ये 2014 के बाद का है, तो ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किस ईयर में? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। कौन सी ईयर में रिसिप्ट है? अप्रैल 19 से, तो अपने ईयर में आ रहा है, तो इसी ईयर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लूंगा। 18 होता तो 18-19 की इनकम में जाता, तो जिस ईयर में रिसीव्ड होगा उस ईयर की इनकम में जाएगा। तो 14 के बाद बहुत अच्छा रूल आया, सही रूल तो अब आया सही मैंने, कि टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। बट ये पुराना वाला जो रूल था बड़ा बेकार था, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर बात?
देखते हैं क्या इंडेक्सेशन कर लेते हैं। चलिए इसका इंडेक्सेशन करने के बाद हमारा 20,000 का इंडेक्सेशन कर देते हैं, डिवाइड बाय 105 से 55,000 से करें 55,000 55,047 तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42,34,950 42,34,950 ठीक है। इस तरीके से ये कंसेप्ट है, क्लियर बात। अब इसी को आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक और हेड कौन सा हो गया अपना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें एडवांस मनी फॉरफिटेड आफ्टर 1 अप्रैल 14 तो 1 अप्रैल 14 के बाद की मनी फॉरफिटेड कितनी है, 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्स में विदाउट एनी डिडक्शन, या कोई डिडक्शन नहीं। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम 43,34,950। ये है कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको ऐसे करना चाहिए, आप ढंग से देख लेना है ना। मैंने सेलिंग कंसिडरेशन उठाया, सेलिंग्स में होते तो लिखता, नहीं है तो नहीं लिख दिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उठाई, उस कॉस्ट से रिलेटेड अगर कोई रूल थे तो वो लगाए मैंने रूल। इंडेक्शन क्यों किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म था। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अगर आपने गलत किया, कॉस्ट सही उठाना, इंडेक्शन सही लगाना, डिवाइड सही करना, ये यहां गलतियां करते हैं बच्चे। ये इसमें गलती जनरली नहीं होती क्योंकि तो फिगर सीधे देता है। ठीक, आप देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट तो बहुत कम क्वेश्चन में आएगा, और आ भी जाए तो सिमिलर होता है एसी के जैसा, सारा रूल इसी तरह का। बट इस क्वेश्चन में अगर आप नोट नहीं लिखेंगे, बस इतना करके अगर आपने नोट नहीं लिखा कि आपने ये क्यों छोड़ा, आपने इसको अदर सोर्स में क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। इसलिए आप इन तीनों का एक साथ एक ही नोट में पूरा पैराग्राफ जो मेरा है एज इट इज लिख दो। क्लियर है बात। तो नोट्स में 4 पेजेस के रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझा दिए और बेसिक कैलकुलेशन आप सीख गए कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक, मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा भी दिया अभी मैंने, एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला, और पिछले वीडियो में मैंने इमेजिनरी फिगर से खुद का एग्जाम्पल बना के भी आपको समझा दिया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। सीक्वेंस में चलना है, जो मैंने नोट्स में दिया, और ये सारे नोट्स में जो सीक्वेंस दिए मैंने वो बिल्कुल सिंघानिया बुक के सीक्वेंस में दिया है। ठीक है ना, यानी आप जैसे अगला टॉपिक है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स अंडर सेक्शन 50, सेक्शन नंबर 50 डेप्रिशिएबल असेट के बारे में आते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे सर्टेन स्पेशल केसेस, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, 3, 4, ये सब भी सिंघाने के सीक्वेंस में। बट पढ़ना सिंघाने से नहीं है, आपको नोट्स में से ही पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन वहां से उठाते जाऊंगा, क्योंकि यहां वो समरी फॉर्म में ऐसे नोट्स बनाए मैंने जिससे आपको इजीली याद रहेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे आपको थोड़ी देर के लिए चलना पड़ेगा बिजनेस हेड पर, चूंकि हमने बिजनेस हेड नहीं पढ़ा है। अगर बिजनेस हेड पढ़ा होता तो ये टॉपिक फटाफट हो जाता, लेकिन मुझे पहले बिजनेस हेड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है वो बताना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन बिजनेस हेड का ही तो है, बिजनेस एक्सपेंडिचर ही तो है, आप P&L अकाउंट में डेबिट करते हो, और इनकम टैक्स में अलाउड भी है। सेक्शन 32 सबसे फेमस सेक्शन, सबसे ज्यादा याद रहने वाला सेक्शन, आप सभी को याद रहेगा। तो इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ अलाउएबल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन 32 में कितना डेप्रिसिएशन अलाउएबल है ये बिजनेस हेड में पूरी लिस्ट दे रखी है, तरीका दिया हुआ है। आज तक आपने डेप्रिसिएशन कैसे लगाया, आज तक आपने डेप्रिसिएशन ऐसे लगाया, मशीनरी अकाउंट में ए असेट, बी असेट, सी असेट, असेट 1, 2, 3, मशीनरी भी है, मशीन 3 है तो 3 पे आप ऐसे लिखते थे, याद है अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में मशीन नंबर 1, 2, 3, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 31 मार्च लगाते थे। और सेल वाले ईयर में क्या करते थे, मान लो आपने मिड ऑफ द ईयर बेच दिया, उसको 15 दिसंबर को बेच दिया, तो आप 15 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगा देते। ठीक है, इंडिविजुअल लगाते थे, मतलब एक एक असेट की WDV अलग अलग आती थी और एक एक असेट पे डेप्रिसिएशन अलग अलग लगता था। मान लो मेरे पास 10 असेट है, 10 में से एक बेची, तो उस एक का अलग ट्रीटमेंट करते थे, उसका प्रॉफिट लॉस अलग निकालते थे, बाकी असेट्स का अलग। अब आपके सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, अकाउंटिंग बिल्कुल अलग,
इनकम टैक्स बिल्कुल अलग है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। ये कॉमन पॉइंट है बोथ फॉर कैपिटल गेन एंड बिजनेस हेड, यानी ये समझ लो मैं बिजनेस हेड में इसको जब बढ़ाऊंगा तब इतना डिटेल नहीं, अभी यही डिटेल ही बता रहा हूं, बिजनेस हेड के हिसाब से ही बता रहा हूं आपको, पूरा फॉर्मेट भी मैंने बिजनेस हेड के हिसाब से लिख दिया है यहां पर। तो उसके लिए आप आए बिजनेस हेड पर, पेज नंबर 199, 199 पेज नंबर 199 पेज नंबर पर सिंघानिया बुक में क्या है इसमें जरा देखें एक बार। यहां पर आपको ब्लॉक लिखा हुआ दिख रहा है, इनकम टैक्स में एक्सेप्ट फ्यू कंडीशन, एक्सेप्ट फ्यू सिचुएशन, इन ऑल अदर केसेस ओनली WDV मेथड, ओनली WDV मेथड अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ WDV से ही डिप्रेशन लगाना है, और रेट भी फिक्स है, इसी रेट से लगाना है, आप अपनी मन मर्जी की रेट नहीं लगा सकते। तो ब्लॉक नंबर 1 है, आप देखो बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस, और सिर्फ बिजनेस एसेट्स की बात कर रहा हूं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब अपने घर का मकान पे डिप्रेशन नहीं लगता है, ओनली बिजनेस एसेट्स पे लगता है। तो बिजनेस में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होती है? गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स, वहां लिख सकते हो 5% रेट है। सेकंड ब्लॉक, इस पे राइट लगा, ये काम का है। तो बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री, यानी जितनी भी बाकी बिल्डिंग है जो मेन आती है, शोरूम वगैरह, गोडाउन, इन सब पर 10%, सबसे ज्यादा यूज ये होगा। तो बिल्डिंग जब भी आएगी तो 10%, ठीक है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक आप कट कर दें। फोर्थ ब्लॉक है आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर एक ही रेट है 10%। फिफ्थ नंबर ब्लॉक पर राइट लगाए और वहां लिख ले जनरल रूल। ब्लॉक नंबर 5, प्लांट एंड मशीनरी, यानी जिन जिन प्लांट मशीन पे अलग से कोई रूल ना लिखा होगा नीचे, उन सब पे जनरल रूल है 15%। कितना? 15। बाकी प्लांट मशीन पे कितना है? तो प्लांट मशीन 6th नंबर में आप देखें तो ओशन गोइंग शिप, वेसल्स, ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इनलैंड वगैरह, इन पर 20%। या MP नहीं है, याद रख सको तो एक बार रीडिंग कर लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात। फिर 7th नंबर में बसेस, लॉरी वगैरह, टैक्सीज पे 30%। 8th नंबर ब्लॉक में, 8th नंबर ब्लॉक बड़ा है लेकिन इसमें आप देखो क्या लिखा है, एरोप्लेन एंड इट आल्सो इंक्लूड्स कमर्शियल व्हीकल वगैरह, इन पे 40%। लेकिन इसमें जो थर्ड एरो बना है वो देखो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, यहां अंडरलाइन करें, इस पे 40%। कंप्यूटर वाला पॉइंट कॉमन है, हर ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर पे कितना है? 40%, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, टेली सॉफ्टवेयर खरीदा, विंडोज खरीदा, तो इन पे 40%, ठीक है। फिर पीछे आपको और भी दे रखा है 9th नंबर प्लांट मशीन, मोटर, बसेस, लॉरीज वगैरह, इसको कट कर दो, एक कोई काम का। और लास्ट इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट यानी पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, इन पर भी डेप्रेशन लगता अलाउड है सेक्शन 32, और वो है 25%। लेकिन इंटेंजिबल असेट में सोचने वाली बात है कि क्या गुडविल पर डेप्रेशन लगना चाहिए? क्या गुडविल पर डेप्रेशन लगना चाहिए? पेटेंट पर लगता ठीक है क्योंकि हम पैसा देके खरीदते हैं, तो लाइक एनी अदर असेट, इंटेंजिबल असेट्स आल्सो एक्वायर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा, हम पैसा देके खरीदते हैं। बट गुडविल, तो इनके साथ गुडविल, इफ गुडविल, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड, आप पहले ये डिसाइड कर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में रिकॉर्ड ही नहीं होती है, ठीक, और उसके लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, वो गुडविल तो कई रीजन से ऑटोमेटिकली क्रिएट होते चलेगी। तो इन केस परचेज गुडविल, डेप्रेशन अप्लाई। और ये बात आपको इसी पेज पर सबसे लास्ट लाइन में लिखी हुई मिल सकती है, देखें आप, स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप, गुडविल, लाइसेंस वगैरह, तो गुडविल पर अंडरलाइन कर लेना। एक्चुअली क्या था, कोई भी राइट, ये गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये राइट है बिजनेस करने के। पेटेंट क्या है? आपके कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास पेटेंट, इट मींस उसने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका स्पेशल फॉर्मूला है जिसको उससे फॉर्मूले से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट है उसके पास। टेलीकॉम लाइसेंस, ये लाइसेंस क्या है? एयरटेल, आइडिया, इन सबको लाइसेंस मिले हुए, तो लाइसेंस मिले मीन्स राइट मिला हुआ टू ऑपरेट बिजनेस। तो इस तरीके से गुडविल भी तो यही है,
किसी का नाम मैंने एक्वायर किया है तो राइट ही तो है। तो जितने भी राइट होते हैं वो सब इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, इसलिए 25% डिप्रीशिएशन अप्लाई होगा। ठीक है। और बुक्स जो होती है प्रोफेशनल बुक्स, बिजनेस बुक्स नहीं, प्रोफेशनल बुक्स जो होती है, जो प्रोफेशनल में यूज होती है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इनकम टैक्स की बुक खरीदना पड़ती है, तो बुक्स भी प्लांट मानी गई है। और इसके लिए आप देखेंगे ऊपर ब्लॉक नंबर 8 में, 8th नंबर ब्लॉक में, इसी पेज नंबर 200 पर आप देखें तो आपको कहीं बुक्स नजर आएगी, लिखा है असेसिंग केयरिंग ऑन प्रोफेशन और बुक्स मे नॉट बी एनुअल पब्लिकेशन ऑन बाय पर्सन केयरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग लाइब्रेरी। तो ये वाला पूरा पॉइंट आप पढ़ के देखना, इसमें जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, ठीक है, उन सब की बुक पर भी कितना डिप्रेशन लगता है, 40%। और जो लाइब्रेरी रन करते हैं उनकी बुक्स पर भी डिप्रेशन कितना लगता है, 40%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे भी कितना लगता है, 40%। तो इन सबको इस ब्लॉक में रखा गया है। अभी ब्लॉक में होता क्या है, क्वेश्चन ये, तो आप जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप मेरा कंसेप्ट ये है एग्जाम्पल के साथ। वैसे तो पहले आप ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लें, पूरा फॉर्मेट एज इट इज आप अपनी कॉपी में लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। और ये वाला फॉर्मेट फिर से लिखेंगे जब मैं बिजनेस सेट पढ़ाऊंगा, तो फिर से फॉर्मेट लिखेंगे वहां पर भी, ताकि उस चैप्टर में भी याद रहे, इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए दोनों जगह याद रहना चाहिए। अब आपने लिख लिया इसको, अब आप 1 बाय 1 इसको विथ एग्जांपल समझते जाए मुझसे। क्या लिखा हुआ है कि ब्लॉक, असेट और परसेंट। ब्लॉक कैसे चलेंगे, असेट वाइज और परसेंट वाइज। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक बनाया। प्लांट मशीन का जनरल ब्लॉक कितने परसेंट का होता है, 15%। बाकी प्लांट मशीन का और ब्लॉक बताया मैंने, लॉरी वगैरह, बस के, कंप्यूटर का 40%, ये सब अलग, तो ये बाद में। पहले हम जनरल ब्लॉक कितना बताया मैंने, 5th नंबर ब्लॉक आपने देखा जनरल है। यानी जैसे आप देखो इसमें कार पे अलग से कहां रेट लिखी हुई है, सारे ब्लॉक पढ़ के देख लेना, कहीं नजर नहीं आएगा। टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्सी तो बिजनेस हो गए, लेकिन अगर आपकी जो कार बिजनेस में यूज हो रही है, जिससे आप टूर करने जाते हो या कुछ, तो वो टैक्सी के रूप में थोड़ी नहीं चला रहे हो, वो तो आपकी कार हुई ना बिजनेस यूज में। तो उस कार पे डिप्रेशन का कहां लिखा है, इसमें ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, लोडिंग व्हीकल है, कहां लिखा हुआ है। तो अगर आपकी फैक्ट्री में इन सब का काम आता है, कई प्लांट मशीन रहती है, एसी लगा हुआ है, डॉक्टर के केस में सर्जिकल इक्विपमेंट रहते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड मशीनरी रहती है, कहां लिखा है। तो जितनी भी अदर प्लांट मशीन है वो सब 15% आती है। अब मान लो आपके पास 3 प्लांट मशीन थी, ए, बी एंड सी। ये आपकी 10,000 की थी, ये 20,000 की थी, ये 30,000 की थी। तो आपको करना यह है, आज तक अकाउंटिंग में आप अलग अलग इंडिविजुअल डिप्रेशन लगाते हैं, यहां ऐसा नहीं होता। यहां एक नेचर की 1% की सारी प्लांट मशीनरी इसी में आएगी, जो 15% वाली। प्लांट मशीन जो 40 वाली वो अलग ब्लॉक, प्लांट मशीन जो 15 वाली वो यहां। तो असेट और परसेंट दो आईएमपी चीज, या तो परसेंट बदल जाएंगे तो ब्लॉक बदल जाएगा, या प्लांट मशीन की बिल्डिंग आ जाएगी तो ब्लॉक बदल जाएगा। तो बिल्डिंग का अलग ब्लॉक, फर्नीचर का अलग, प्लांट मशीन में 15% वाले का अलग ब्लॉक, 40 वाले का अलग ब्लॉक, इंटेंजिबल एसेट्स का अलग ब्लॉक, इतने सारे ब्लॉक थे। अब ये तीनों प्लांट मशीनरी है और तीनों 15% वाली, इसलिए हमको इनको इकट्ठा लिखना है 60,000। कितना लिखना है, इकट्ठा। तो ध्यान रखना, ब्लॉक कंसेप्ट का मतलब ये कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म इनकी, ए बी सी से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इससे मतलब है कि हमारे ब्लॉक की वैल्यू 60,000 रुपए है, इसको डिप्रिशिएट करना है। इसमें ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कितनी मशीन हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। फिर क्या ऐड करना है, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। एक्वायर्ड एंड पर सर्कल बना लेना, पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर, जो खरीदी भी इसी साल। और पुट टू यूज का मतलब यहां पर होता है रेडी टू यूज, मीन्स वही जो आप जनरली करते हैं इंस्टॉलेशन तक, ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, ट्रायल रन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेडी टू यूज। एक्चुअल यूज हो या ना हो, सुन रेडी है यूज करने के लिए, तो इसे कहते हैं पुट टू यूज। तो ये असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग दिया, तो वो लिख देना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्वायर्ड इन प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल, और पुट टू यूज इस साल। तो पिछले साल जब एक्वायर की थी, पुट टू यूज नहीं की थी, तो पिछले साल ब्लॉक में इंक्लूड नहीं करना है। इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि जिस ईयर में पुट टू यूज होती है उस ईयर में ब्लॉक में इंक्लूड होती
जबकि आपने देखा होगा अकाउंटिंग में जिस दिन खरीदते हैं वहां से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं। तो पहला डिफरेंस ये होगा, एक्वायर्ड इन प्रेसिडिंग ईयर और ईयर्स बट पुट टू यूज ड्यूरिंग करंट ईयर। तो जिस ईयर में पुट टू यूज होगी उस ईयर में इंक्लूड करेंगे जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए कि हमने एक असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज की डी नाम की मशीनरी जो मैंने 1 दिसंबर 19 को खरीदी 50,000 रुपए में, तो ये इंक्लूड कर लेता हूं मैं। अब असेट कितने की होगी, अब हो गई आपकी 1,10,000 रुपए की असेट, कितनी हो गई 1,10,000। फिर आपको लेस कर देना है क्या, असेट ट्रांसफर डिस्ट्रॉय डिस्कार्डेड डेमोलिश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी असेट जो आपने डिस्ट्रॉय कर दी है या ट्रांसफर कर दी है, बेच दी है, एक्सचेंज ऑफर में दे दी है, कुछ भी होगी, आपके पास से गई ना, तुम हटा दो। लेकिन बड़े अजीब सी बात है, उसकी कॉस्ट भी इग्नोर कर दो कितने की थी, उसकी WDV भी इग्नोर कर दो कितने की थी वो, उसकी डेट भी इग्नोर कर दो किस दिन बेची, आखिरी दिन बेची 31 दिसंबर के दिन बेच रहा हूं, 31 मार्च 20 को बेच रहे हैं मान लो, आखिरी दिन। तो अकाउंटिंग में क्या करते थे हम, पूरे साल का डिप्रेशन लगाते थे। दिसंबर में बेची तो दिसंबर तक का डिप्रेशन लगाते थे, अक्टूबर में बेची तो अक्टूबर तक का, तो अप टू द डेट ऑफ सेल हम डिप्रेशन लगाते थे। लेकिन यहां बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, आपने पहले दिन बेची हो, बीच में बेची हो या आखिरी दिन भी बेची हो, तो भी आपको उस पर डिप्रेशन नहीं लगाना है, उल्टा उसको माइनस कर देना है। माइनस भी क्या कर देना है, नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो मान लो मैंने इसमें से ये सी नाम की असेट जो 30,000 की थी, इस असेट को मैंने बेच दिया, इस असेट को मैंने सपोज 20,000 रुपए में बेच दिया, तो मुझे इसका सेल्स कंसिडरेशन माइनस करना है। इसकी कॉस्ट से मतलब नहीं, इसकी WDV से मतलब नहीं, इसकी डेट से मतलब नहीं। 1,10,000 रुपए लगे मेरे, उसमें से 20 रिकवर हो गए, तो अब डिप्रेशन कितने पे लगे, 90 पे। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा अजीब सा लॉजिक है, बिल्कुल अजीब सा लॉजिक है, लेकिन इसके पीछे भी कंसेप्ट ये है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन इज अमोर्टाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितना पैसा आपका लगा है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट आपसे बोलती है आप उतना पैसा P&L में अमोर्टाइज कर देगा। लेकिन जितना पैसा लगा उसमें से अगर रिकवरी हो रही 20 की, 20,000 आ गए तो आपके 90 लगे ना, तो 90 अमोर्टाइज करो ना, पूरे 10 क्यों अमोर्टाइज करेंगे। लॉजिक ये ना, आपको इस 1,10 में जितना पैसा वसूल होता जाएगा, हो सकता है कि मान लो 1,20,000 वसूल हो गए, 1,20,000 वसूल हो गए, इसका मतलब पूरे वसूल हो गए, तो अब आप डिप्रेशन नहीं लगाएंगे। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं इसमें जब हम लाइव क्लास में इसको पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं एक बार यहां समझाता हूं, जब हम बिजनेस सेट पढ़ेंगे तब तक तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं और आपको बताऊंगा इसको, बट फिर भी यहां सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बात पूरी लिखी है, 1,10 में से 20 गए, कितने बचे, 90। क्या लिखा मैंने, बैलेंस इफ पॉजिटिव, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 असेट इन लॉस। ये रूल है, डिप्रेशन अगर लगाना है तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए कम से कम। एक तो यहां पे आपका पॉजिटिव आए, तो पहली बार अगर मान लो ये 1,20,000 में बिकी होती, ये एक ही असेट 1,20,000 में बिक्री होती, तो नेगेटिव आ रहा होता, आपका आ रहा होता नेगेटिव। हालांकि असेट रहती है आपका, ए असेट भी है, बी असेट भी और डी असेट भी है भी, लेकिन बात एक कि आपका तो बैलेंस खत्म हो गया, आपका बैलेंस क्या हो गया, खत्म। तो फिर यहां डिप्रेशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कॉस्ट जितनी थी वो रिकवर कर लिया, अब काहे का डिप्रेशन मांग रहे, पैसा वसूल हो तो गया आपका पूरा, इसलिए कुछ भी डिप्रेशन नहीं होगा। तो फिर ये क्या होगा, तो ये होगा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1,10,000 की जगह 1,20,000 वसूल हो गई, ये हो गया सेल्स कंसिडरेशन, और ये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसलिए ये कॉमन है कि या तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो बिजनेस सेट में आएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बिजनेस सेट में नहीं आएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा ये, ठीक है। मान लो सारी असेट ABCD सारी असेट मैंने 20,000 में बेच दी होती, अब बचे 90,000, सारे असेट बेच दिए ABCD, अब असेट भी नहीं बची एक भी, हालांकि बैलेंस पॉजिटिव है, बैलेंस पॉजिटिव, लेकिन रूल क्या है, एटलीस्ट 1 असेट, कम से कम एक असेट तो बचती, एक भी असेट नहीं बची,
तो 31 मार्च के दिन अगर आपकी सारे एसेट बिक चुकी है तो चाहे वो प्लस में आए या माइनस में, जब एसेट ही नहीं बची तो डिप्रेशन किस बात का, तो फिर डिप्रेशन नहीं लगाएंगे। जहां डिप्रेशन नहीं लगाएंगे सेक्शन 32 अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब किधर आ जाएंगे, कैपिटल गेन में। तो अब इधर आ जाते हैं कैपिटल गेन चैप्टर में। क्या हो गया ये, सेल्स कंसिडरेशन 20,000, 20 में बेचा और कॉस्ट कितनी थी 1,10, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस। इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब हमें समझना ये पड़ेगा कि यहां पर आपका बैलेंस पॉजिटिव भी आना चाहिए और असेट भी होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें एग्जांपल अभी ये लेता हूं कि सिर्फ एक असेट बेच रहा हूं, सी असेट बेच रहा हूं, वो भी सिर्फ 20,000 में बेच रहा हूं। तो अभी मेरे पास बैलेंस बच रहा है 90,000 रुपए। कितने का बैलेंस बच रहा है, 90,000 रुपए का। 90,000 का बैलेंस बच रहा है और मेरे पास असेट भी है, ए बी और डी, 3 असेट है मेरे पास। तो बैलेंस पॉजिटिव भी और असेट भी है मेरे पास, इसलिए अब मैं कैपिटल गेन चैप्टर पे नहीं जाऊंगा। अब मैं आऊंगा डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगता है, तो यहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या रूल है, इफ एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज दोनों इसी साल होना चाहिए, खरीदी भी इसी साल और पुट टू यूज भी इसी साल की, और वो भी 180 दिन से कम की, यानी ये वाला केस एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। ये वाला नहीं, इस वाले में एक्वायर्ड लास्ट ईयर में की थी और पुट टू यूज करंट ईयर में थी, ये वाला केस तो अदर में आएगा। यानी कोई एसेट अगर लास्ट ईयर में परचेस की और इस साल पुट टू यूज की तो अदर केस में आएगा। लेकिन जो असेट इसी साल एक्वायर की, इसी साल पुट टू यूज की फॉर लेस देन 180 डेज, वो इस केस में आएगा। और अगर 180 दिन से ज्यादा की तो 180 दिन से ज्यादा की तो भी अदर केस में आएगा। तो आप एक याद रख लो, इसके अलावा जो भी सिचुएशन होगी वो अदर में आएगी। तो ये बात याद रखना, एंड वाली बात। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपको हाफ रेट से डिप्रेशन लगाना, बड़ा अजीब सा खेल है। कितने रेट से, आधे रेट से डिप्रेशन लगाना है। मतलब आपका ब्लॉक 15 है ना, तो आपको 7.5% से लगाना है। कितना अंतर हो गया, जबकि अकाउंटिंग में हम ऐसा करते थे। अकाउंटिंग में अगर ये असेट मैंने 1 दिसंबर को खरीदी तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का लगाता मैं इस 50,000 पे। यहां ऐसा नहीं है। यहां ऐसा है कि आपने 1 दिसंबर 19 को खरीदी, इसका मतलब 180 दिन से कम यूज होगी, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने में 180 दिन से कम होंगे। तो इफ एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये केस सिर्फ नई वाले एसेट में मिलेगा, पुरानी में नहीं। पुरानी वाली तो 180 दिन से ज्यादा हो जाएगी, तो 1 अप्रैल से। ये वाला बैलेंस तो 1 अप्रैल से चला आ रहा है ना। नए में मिलेगा आपको, तो नए में भी अगर ये सितंबर से पहले होती तो 180 दिन से ज्यादा हो जाते तो हम पूरा डिप्रेशन लगाते, फुल रेट से डिप्रेशन। लेकिन अगर ये 1 दिसंबर है तो आप दिन दिन गिन के देख लेना, जनरली सितंबर से पहले वाले पे 180 दिन से ज्यादा होंगे, और 1 अक्टूबर या उसके बाद वाले पे जब आप गिन के देखना तो 180 दिन से कम हो। तो अब मुझे 4 महीने का नहीं लगाना है, यहां मुझे 50,000 रुपए पे आधे रेट से डिप्रेशन लगाना है। 50,000 रुपए पर हाफ रेट से डिप्रेशन लगेगा, यानी 7.5% से डिप्रेशन लगाना है। 3750 ये डिप्रेशन लगेगा। कंटिन्यू, फॉर्मेट पूरा एक ही है। तो 90,000 रुपए में से 50,000 पे 7.5% लगाया, बाकी सब पर आपको कितना लगाना है, अदर केस में फुल रेट से, यानी पूरे 15% से लगाना है बाकी सब पे। तो बाकी कितना, तो बाकी ऐसे इंडिविजुअल नहीं देखना कि 10 की ये लगाऊं सर, 20 पे ये लगाऊं, ऐसा नहीं करना है। आपको ब्लॉक से चलना है, आपका सब कुछ प्लस माइनस करना। नेट 90 था, 90 से ज्यादा पर आप डिप्रेशन नहीं लगा सकते थे। इस 90 में से 2 हिस्से करना थे, एक 180 दिन से कम वाला 50,000, बाकी बचा हुआ कितना 40,000। तो 40,000 का 15% 6,000 रुपए लगा दो डिप्रेशन। तो 90,000 रुपए की असेट थी, उसमें आपने 2 डिप्रेशन लगाए, 3750 और 6000। ये आपकी क्लोजिंग WDV आ गई 80,250। अभी एडिशनल डिप्रेशन की बात मैं यहां नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस सेट में समझाऊंगा। तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग WDV ब्लॉक। समझे कंसेप्ट को, मतलब या तो सेक्शन 32 में डिप्रेशन लगेगा अगर यहां बैलेंस पॉजिटिव है और एटलीस्ट 1 असेट है, और अगर नेगेटिव आ गया या सारे असेट बिक गए तो फिर डिप्रेशन नहीं लगेगा। फिर कहां जाएंगे हम, कैपिटल गेन में आ जाएंगे। ठीक, ऐसा हो, चलो मान लो
कि 20,000 रुपए में आपने 20,000 रुपए में आपने तीनों मशीन बेच दी थी, ए बी सी, ये पुरानी ए बी सी तीनों एक साथ 20,000 में बेच दी थी, तब भी तो अभी एक मशीन बची है ना। कितने की बची है? डी की एक मशीन तो बची है। अब आप बोलोगे सर डी 90 की कहा, 50 की हो तो नहीं, एक बार कोई एसेट ब्लॉक में इंक्लूड हो जाती है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। वो 50 की नहीं है, वो कितने की है, आपको तो बैलेंस से मतलब रहेगा, आपको बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी इसमें से हम 20 रिकवर कर पाए, 90,000 की कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक हमारा रिकवर नहीं किए हैं, तो वी आर एंटाइटल्ड टू अमोर्टाइज 90,000 ओवर द रिमेनिंग लाइफ। तो एटलीस्ट वन असेट तो है ना, और पॉजिटिव भी है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब कितना लगेगा, तो फिर वही कंसेप्ट, 90 में से 180 दिन वाले 50 है तो उस पर 7.5%, बचे हुए 40 पर 15। भले एसेट एक ही, तो एसेट का नाम कुछ भी उससे आपको मतलब नहीं है, डी सी डी ए बी कुछ भी हो, आपको कंसेप्ट रखना है पॉजिटिव हो और एटलीस्ट वन एसेट। ठीक, सारी एसेट बिक जाती, मैं फिर कह रहा हूं सारी एसेट बिक जाती, ए बी सी डी सब बिक जाती, तो अब यहां बैलेंस तो पॉजिटिव है बट नो एसेट, कोई एसेट ही नहीं है, तो फिर डिप्रेशन नहीं लगा सकता था। फिर कहां जाता, तो कैपिटल गेन में आता। तो अब मैं कैपिटल गेन पे आ रहा हूं। एक ये सिचुएशन वेयर ऑल एसेट्स आर सोल्ड आउट, मींस ब्लॉक एम्प्टी, खाली हो गया ब्लॉक, खत्म, ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं। तो अब भले ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये ज्यादा में बिकी होती, ठीक है, 10,000 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहे होते या पॉजिटिव आ रहे होते, तो उसको मतलब नहीं। ये केस होता, मान लो ये सब 1,20,000 में बिकी होती तो भी डिप्रेशन नहीं लग सकता, क्योंकि असेट ही नहीं है, एम्प्टी ब्लॉक है। और एक केस में ना आपको क्या बताया अभी, कि अगर मान लो इसमें असेट है, मान लो 2 असेट बिकी है, तो असेट है सी और डी, तो अब आपका बैलेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है और असेट है तो डिप्रेशन लगा हुआ, फिर कैपिटल गेन नहीं। तो इसका मतलब हर बार कैपिटल गेन नहीं लगेगा, हर बेचने में कैपिटल गेन नहीं लगेगा यहाँ। जबकि यह बिकी ए और बी, 2 असेट बिकी है, फिर भी ए और बी पे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 32 अप्लाई, देयर इज पॉजिटिव बैलेंस एंड एटलीस्ट वन असेट इन ब्लॉक, सो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कैलकुलेटेड एज ये कंसेप्ट रहेगा। तो अब मैं आता हूं अपने नोट्स पर, सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पर। या ऐसा करते हैं कि हम आप लोग एक काम करें, कैपिटल गेन में बाद में समझाता हूं, पहले आपको ब्लॉक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो आप स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 205 205 पर बिजनेस सेट का क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। 205 का 5P1 दिख रहा है आपको, 81.3 पैराग्राफ पर 5P1 ये क्वेश्चन है, ये कर लेना। कैसे करना है इसका एक आध ब्लॉग में करवा के बता देता हूं आपको फटाफट से। तो इसमें हम एक कर लेते हैं, एक में लिखा है एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग असेट्स ऑन 1 अप्रैल एक्चुअली, तो प्रीवियस ईयर 19-20 में मान लो करता हूं मैं। आप क्या करना है, बहुत सारे एसेट दे रखिए, आप देखें इस क्वेश्चन पर बहुत सारे एसेट दे रखिए, तो डबल कॉलम में आपको करना है, ठीक है, 2 कॉलम में हम कर लेंगे, एक एक ब्लॉक का करते जाएंगे, उसका फिगर फाइनल बाहर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ कितने सारे ब्लॉक आपको सोचना पड़ेंगे, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना, कौन कौन से ओपनिंग वैल्यू किसमें परचेस किया, किसमें सेल किया। तो बिल्डिंग में ए बी सी 3 बिल्डिंग है, लेकिन 3 बिल्डिंग में से 2 का 10% और एक का 5% है, तो 10% का ब्लॉक अलग बनेगा, 5 का अलग बनेगा। ऐसा नहीं करेंगे बिल्डिंग में सारी बिल्डिंग एक साथ मिला दे, 10 वाली भी 5 वाली भी। ब्लॉक असेट के नाम के हिसाब से चलता है, बिल्डिंग वर्ड और परसेंट के हिसाब से होता है। तो पहला ब्लॉक जैसे मैं बनाता हूं बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, 10%। तो इसमें ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2019 को, 19-20 का करना है हम क्वेश्चन। इसमें 2 बिल्डिंग ए और बी, ए एंड बी 2 बिल्डिंग है ए और बी, तो इनका ओपनिंग WDV कितनी दे रखी है, 13,50,000 और 2,25,000, यानी 15,75,000, 15,75,000। कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, WDV लेना है 1 अप्रैल की, एक ही मेथड है WDV। तो 10% वाली, 5% वाली वो जो 40 साल की सी बिल्डिंग है वो नहीं ली मैंने इसमें, ठीक।
ऐसे आप प्लांट मशीन का ब्लॉक बना लेना, 15% वाला अलग, 40% का अलग। फिर नीचे चलते हैं, अब 10% वाली कौन कौन सी बिल्डिंग एक्वायर की देखते हैं जरा नीचे। तो हम परसेंट से चलते हैं, इधर पहले परसेंट पर आ जाओ। 10% दिख रहा है आपको डी बिल्डिंग पर। डी बिल्डिंग, ये आपने डी बिल्डिंग एक्वायर की ड्यूरिंग द ईयर में कितनी तारीख को की? 28 मई 19 को। एंड पुट टू यूज कब की? 1 जून 19 को। तो 1 जून 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 180 दिन जो गिनना है हमें, वो एक्वायर से नहीं, पुट टू यूज से गिनना है। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। लेकिन एक बात क्लियर है कि एक्वायर भी इसी साल की, पुट टू यूज भी इसी साल की। आपने कितने लाख की? 6 लाख रुपए की। तो ये हो गया आपकी 21। और कोई असेट है क्या, ये देख लेते हैं। 10% बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में 10% मेरे हिसाब से एक और बिल्डिंग है, एफ बिल्डिंग, बिल्डिंग एफ बी। ये आपने 2 लाख में एक्वायर की 10 मई 19 को। 10 मई 19 को एक्वायर भी सेम डे और पुट टू यूज भी सेम डे। 2 लाख रुपए, ये लिख लेता हूं। ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के लाना है जो भी 10% वाली बिल्डिंग। ऐसे प्लांट मशीन का ब्लॉक बनाया तो प्लांट मशीन में लेके आना, एक एक ब्लॉक का सारा होना चाहिए। अब आपके पास टोटल मिला के ये 23,75,000 हो गए। ठीक, फिर हम ढूंढते नीचे तीसरे पैराग्राफ में सेल ट्रांसफर। ट्रांसफर में 10% वाली कौन सी थी? बिल्डिंग ए, प्लांट बी, डी और सी, 3 प्लांट बस। तो बिल्डिंग ए है हमारे ब्लॉक में, ये बिक गई। 11 मई को बेच दी इन्होंने। 11 मई मीन्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें लिख देना सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसकी कॉस्ट से मतलब नहीं, ये कितने की थी WDV, ऊपर ओपनिंग में 1350, उससे भी कोई मतलब नहीं। बिकी कितने में, ये इंपॉर्टेंट है। 13 लाख रुपए में बिकी। कितने लाख रुपए में बिकी? 13 लाख रुपए में बिकी, ये इंपॉर्टेंट। सेल्स कंसिडरेशन लिखना जरूरी है यहाँ। तो कॉस्ट क्या थी, WDV क्या थी, कोई मतलब नहीं। ऊपर कॉस्ट 30 लाख थी, WDV 1350 थी। कब बेची? तो डेट दे रखी 11 मई को बेची। डेट से भी मतलब नहीं, लिखूंगा ही नहीं डेट। ठीक है, 13 लाख में बेच दी। अब आपका बैलेंस कितना बच रहा है? अब आपका बैलेंस बच रहा है 10,75,000। इस 10,75,000 बैलेंस पॉजिटिव भी है और आपके ब्लॉक में एसेट है भी, यस है एसेट, बी भी है, डी भी और एफ भी। तो अब आप क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। फिर अब कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो जहां सेक्शन 32 लगेगा वहां कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कुछ भी एक ही होगा। तो यहां डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम अंडर सेक्शन 32। कितना लगेगा? तो जो असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर होगी लेस देन 180 डेज, तो यहां मिलेगी आपको। ये जून में खरीदी है, मई में पुट टू यूज हुई, तो आप अगर जून से मार्च तक का देखेंगे 19-20 में, तो 180 दिन से ज्यादा हो रहा है। कम होते तो आधा डिप्रेशन लगता, 10 के 5% लगाते उतने पे, लेकिन यहां तो 180 दिन से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो 180 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूरा डिप्रेशन लगाएंगे कितने परसेंट? 10%। तो इसका 10% डिप्रेशन 107500। ये आपकी क्लोजिंग WDV आ गई, क्लोजिंग WDV जो भी आए। ठीक है, तो ये एक डिप्रेशन आया है ना। अल्टीमेट डिप्रेशन कितना आया? ये आया आपका। ऐसे आप एक एक ब्लॉक का डिप्रेशन लिखते जाएंगे, तो टोटल डिप्रेशन सेक्शन 32 में कितना आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ये तो क्लियर है बात। अगर यहां ये असेट मान लो मैं इसकी डेट दिसंबर कर देता हूं, तो इस 6 लाख पे मैं लगाऊंगा आधा 5%, और बचे हुए 4,75,000 पे कितना लगाऊंगा? फुल रेट। तो एक एक ऐसे अलग अलग नहीं लगाऊंगा, बी पे, सी पे, डी पे, ऐसा नहीं। मैं तो इस वैल्यू से चलूंगा, इस वैल्यू के 2 हिस्से कर लूंगा बस में। लेस देन 180 डेज वाला इसमें कितना है और मोर देन के। और मान लो ऐसी सिचुएशन आए, कैसी कि सपोज एग्जांपल के तौर पे इसी को लेता हूं मैं, 23,75,000। अब यहां ये असेट आपने 23 लाख में बेच दी होती, कितने में? 23 लाख में बेच दी होती। कौन सी? एक ही असेट बेची आपने, और आपका बैलेंस अब पॉजिटिव आ रहा 75,000, और आपके ब्लॉक में असेट भी अभी आपके पास बी असेट है, डी असेट है और एफ असेट, 3 असेट है, बी, डी और एफ 3। तो आप इस पर डिप्रेशन लगाते हैं। अब डिप्रेशन कितना लगाते? तो तीनों असेट आपके मोर देन 180 डेज वाले, इसलिए पूरे पे कितना लगाते? 10%। लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाली असेट 1 दिसंबर को खरीदी, ये वाली तो मई में ही खरीदी, तो ये तो आपकी मोर देन 180 डेज में आ जाएगी। ये कम खरीदी ना, 180 दिन से कम, तो इस पे कितना डिप्रेशन लगना चाहिए? आधा। आधा मतलब कितना परसेंट? 5। लेकिन 6 लाख रुपए है ही नहीं मेरे पास,
75 ही बचे, तो आप 75,000 पर ही लगाओगे 5% डिपॉजिट। ठीक है, लेस देन 180 डेज वाला कंसेप्ट। और अब रिमेनिंग अदर केस तो कुछ बचा ही नहीं ना, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, तो कैसे लगाऊंगा फुल रेट वाला? तो मैंने आपको जो 2 तरीके बताए कि या तो अदर रेट से लगाओगे या फुल रेट से लगाओगे। तो वो किस पे लगाओगे? कभी भी बैलेंस, जो आपका बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस से ज्यादा पे नहीं लगाओगे। अगर बैलेंस कम बचा है तो कम पे लगा दो, ज्यादा बचा होता, ये 6,75,000 बचे होते तो 6 लाख रुपए पे लगाता मैं, इस 6 लाख पर लगाता मैं 5% से, और बचे हुए 75,000 रुपए पर लगाता मैं 10%। लेकिन बचे ही नहीं तो कहां से जाओगे बैलेंसिंग पर? तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया कंफर्म पूरा, इसका सॉल्यूशन भी देख लेना, बस एक ही करना है, ज्यादा नहीं, तो समझ जाना आपको ये समझ में आ गया। फिर मैं आऊंगा कैपिटल गेन पे, तो वो इजीली आएगा। ये एक बीच में टॉपिक मुझे बिजनेस सेट का लाना पड़ा, अदरवाइज मेरा वो कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, और उससे कनेक्टेड आगे क्वेश्चन है, इसलिए मुझे वो करवाना जरूरी है, वरना मैं उसको पेंडिंग करके बिजनेस सेट में समझाया था आपको। ठीक, चलिए यहां तक करें। थैंक यू सो मच।